ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंटरप्रिटेशन क्लॉज के साथ। तो स्टार्ट करने से पहले चलो थोड़ा बेसिक जाके समझते हैं, जिससे इंटरप्रिटेशन क्लॉज अपन को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि पहले होता है एक ऑफर, जो कि आपको किस में दे रखा है 2A में, प्लस उसकी एक्सेप्टेंस, जिसके थ्रू बनता है प्रॉमिस। जो प्रॉमिस है वो दे रखा है 2B में। जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो जाता है तो बन जाता है प्रॉमिस। प्रॉमिस कौन करता है? इसमें भी दो लोग होते हैं, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। प्रॉमिसर वो पर्सन होता है जिसने प्रपोजल दिया है, मतलब ऑफर दिया है, और प्रॉमिसी वो पर्सन होता है जिसने उस ऑफर को या प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, वो पर्सन होता है प्रॉमिसी। अब अपन ने यहाँ तक समझा था कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से होता है प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ साथ अगर कंसिडरेशन भी ऐड हो जाए तो हो जाता है सोने पे सुहागा और बन जाता है एग्रीमेंट। कंसिडरेशन दे रखी है 2D में। अब बेसिकली कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग फॉर समथिंग। मतलब ए एक शॉपकीपर के पास जाता है जो कि बी है, ए देता है उसे मनी, बदले में शॉपकीपर उसे देता है डेयरी मिल्क। तो ये क्या हो गया? एक टाइप की हो गई कंसिडरेशन हो गई। मतलब समथिंग फॉर समथिंग, क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न, इसको बोला जाता है कंसिडरेशन। वो फ्री में तो आपको चॉकलेट देगा नहीं, उसके लिए कुछ कंसिडरेशन लगेगी। जब प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मिल जाती हैं तो बन जाता है एग्रीमेंट। जो कि दे रखा है 2E में। अगर एग्रीमेंट जो है उसमें लीगल इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो जाती है, वो लीगली इन्फोर्सेबल हो जाता है, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिएबल हो जाता है, तो वही चीज़ बन जाती है 2H में कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब लीगली इन्फोर्सिएबल एग्रीमेंट को होने के लिए क्या क्या फुलफिल होना ज़रूरी है? सेक्शन 10 के एसेंशियल्स जब तक फुलफिल नहीं होंगे, कोई भी एग्रीमेंट जो है वो लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, अब कॉम्पिटेंसी क्या होती है कि वो माइनर नहीं होना चाहिए, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ये बेसिकली होता है कॉम्पिटेंसी। तो पहला आपने समझा फ्री कंसेंट, दूसरा होता है कॉम्पिटेंसी, तीसरा होता है लॉफुल कंसिडरेशन। मतलब ये नहीं कि आप बदले में उसे एक कोकेन दे रहे हैं तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है। आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके ये थोड़ी ना बोलोगे सर मेरा उससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कोकेन सप्लाई होने का, तो आप प्लीज़ उसे पूरा करा दीजिए। तो इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। वो चीज़ लीगली इन्फोर्सिएबल होनी चाहिए। अगर वो लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। सिंपल वर्ड्स में ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए लॉफुल। ऑब्जेक्ट हमेशा लॉफुल होना चाहिए।
वो लॉ के द्वारा वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। ये तो वो एसेंशियल्स हैं जो कि सेक्शन 10 में मेंशन्ड हैं। एक एसेंशियल जो कि सेक्शन 10 में मेंशन नहीं है वो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मतलब दोनों पार्टीज़ का इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, तब जाके वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए बोला जाता है ऑल एग्रीमेंट्स विच आर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट्स। इसलिए पहले बनेगा एग्रीमेंट, ये फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद जब एग्रीमेंट बन जाएगा और लीगली इन्फोर्सिएबल हो जाएगा तब वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई चीज़ एग्रीमेंट ही नहीं बनती है तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकती, क्योंकि बोला जाता है ना, जब आप फर्स्ट क्लास को पास करोगे तब आप सेकंड क्लास में आओगे। तो ऐसा ही होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जब तक आप एग्रीमेंट नहीं बनोगे तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। जैसे जज बनने के लिए पहले लॉयर बनना ज़रूरी है कि आपके पास लॉ की डिग्री हो। जब तक आपके पास लॉ की डिग्री नहीं होगी आप जज तो बन ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो पहली स्टेज है वो है लॉयर बनना। उसके बाद एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके पढ़ाई करके जज बनना, वो सेकंड स्टेज है। तो अपन इसको सिंपल रखते हैं, ये प्रोसेस होता है। पहले एक ऑफ़र होगा, ऑफ़र का एक्सेप्टेंस होगा, जब उसमें कंसिडरेशन ऐड हो जाएगी तो वो बन जाएगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अगर लीगली इन्फोर्सिएबल हो जाएगा तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। लीगली इन्फोर्सिएबल होने के लिए उसे क्या फुलफ़िल करना पड़ेगा, लीगल इन्फोर्सिएबल होने के लिए उसे सेक्शन 10 के एसेंशियल एग्रीमेंट एसेंशियल्स फुलफ़िल करने पड़ेंगे। जब तक सेक्शन 10 के एसेंशियल्स फुलफ़िल नहीं होंगे तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, वो मेयर एक एग्रीमेंट ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब अपन आते हैं बियर एक्ट पे। अब अपन को बेसिक बिल्कुल क्लियर है तो बियर एक्ट भी अपन को जल्दी जल्दी समझ में आएगा। Section 2 Interpretation Clause 2A. When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. पहली जो 2A की डेफिनेशन है वो प्रपोजल के बारे में बात करती है, मतलब फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करती है। ए ने बी को जाके बोला आई वॉन्ट टू परचेज अ डेयरी मिल्क, तो ये क्या हो गया, एक प्रपोजल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रपोजल हो गया। जब कोई एक पर्सन सिग्निफाई करता है दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस कुछ करने की या कुछ ना करने की, उसकी एसेंट लेने के लिए, तो वो प्रपोजल माना जाता है। मतलब ए पर्सन अगर बी को जाके बोले कि ये काम करो, मतलब विलिंगनेस टू डू, और या के बोले कि ये काम मत करो, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और दूसरी पार्टी की एसेंट लेने के लिए, तो उसे बोला जाता है प्रपोजल। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए बोलती है तो उसे बोला जाता है प्रपोजल। और उसकी एसेंट लेने के लिए कि वो चीज़ वो करेगी, वो चीज़ वो करेगा या नहीं करेगा, तो वो किस में आएगा, वो आएगा प्रपोजल में। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग होती है एक प्रपोजल के साथ। जब एक पार्टी जाके दूसरी पार्टी से बोलती है क्या आप ये चीज़ करेंगे, क्या आप ये चीज़ नहीं करेंगे, तो ये होता है प्रपोजल। जब जो पार्टी को 2 में बताया है, जो पार्टी को प्रपोजल दिया गया है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. जब जो बी पर्सन है जिसको प्रपोजल दिया गया है, बी को प्रपोजल दिया गया है, वो अपनी एसेंट देता है कि हाँ मैं ये काम करूँगा,
या मैं ये काम नहीं करूँगा। तो प्रपोज़ल को क्या माना जाता है? एक्सेप्टेड माना जाता है। जब प्रपोज़ल एक्सेप्टेड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। तो इसे सिंपल रखते हैं, एक प्रपोज़ल होगा जो कि 2A में दिया जाएगा। अगर उसका 2B में क्या हो जाता है? एक्सेप्टेंस हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। अब 2C क्या बोलता है? 2C बताता है आपको प्रॉमिस और प्रॉमिसी के बारे में। 2C, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो पर्सन प्रपोजल दे रहा है मतलब ए, वो बन जाएगा प्रोमिसर। द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमेसी, मतलब जिसने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है वो बन जाएगा प्रोमेसी, और जो पर्सन प्रपोजल दे रहा है वो बन जाएगा प्रोमिसर। ये सिंपल वर्ड्स में बोलता है। अब आप यहाँ तक समझ चुके हैं, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स अ प्रोमिस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है कंसिडरेशन 2D। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise। अब आपको मैंने बताया था जब कंसिडरेशन ऐड हो जाती है तो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, अब कंसिडरेशन कितने पार्ट्स की होगी, कितने टाइप की होगी, वो इसमें बता रखा है 2D में। कंसिडरेशन या तो पास्ट हो सकती है, या प्रेजेंट हो सकती है, या फ्यूचर हो सकती है। कैसे, ये आपको यही सेक्शन बताएगा। हैज़ डन मतलब पास्ट, इसने पहले ही कुछ कर रखा है, और डज मतलब प्रेजेंट में वो करेगा, और प्रोमिसेस टू डू अगर वो फ्यूचर में कुछ करेगा। अब इसका सिंपल एग्जांपल अपन समझ सकते हैं ऐसे। मान लो आपने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया और आपने पहले ही प्री पेमेंट कर दिया उस चीज़ का। आपने जब पेमेंट कर दिया तो वो क्या हो गई उसके लिए? पास्ट कंसिडरेशन, क्योंकि आपने अपना टास्क तो पहले ही पूरा कर दिया ना। अब मान लो अमेज़ोन से एक डिलीवरी आती है और उसने सेम टाइम पे आपने उसे पैसा दिया। मान लो उसने ए ने बी को पैसा दिया सेम टाइम पे, और बी ने उसको उसका डिलीवर्ड आर्टिकल दिया जो उसको डिलीवरी देनी है। तो क्या बन गया? ये हो गया प्रेजेंट कंसिडरेशन। अब फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होती है? सपोज मैंने जाके ईएमआई पे एक कार ली। अब भाई साहब कार तो मेरे पास आ गई है, लेकिन जो हर महीने कंसिडरेशन जाती है वो फ्यूचर में जाती है, तो ये हो जाएगा फ्यूचर कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन तीनों टाइप्स की हो सकती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब कंसिडरेशन का बेसिक मतलब क्या होगा? समथिंग इन रिटर्न, मतलब दोनों पार्टी के लिए कुछ ना कुछ रिटर्न में होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न। अब जैसे अगर आप कार परचेज करते हैं, ये बी एक कार डीलर है, ए ने बी को कैश दिया, बी ने ए को कार दिया, तो ये क्या हो गया? समथिंग इन रिटर्न। मतलब कंसिडरेशन होना तो मैंडेटरी है अगर आपको एक एग्रीमेंट फॉर्म करना है। 2E में अपनी डेफिनेशन आ जाती है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। या तो एक सिंगल प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो बन जाएंगे एग्रीमेंट। इसलिए मैंने आपसे बोला था एग्रीमेंट बनने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? कंसिडरेशन होना। अब अपन ने यहाँ तक तो उसे सेटिस्फाई कर दिया। पहले क्या हुआ? एक प्रपोज़ल हुआ, उस प्रपोज़ल का क्या हुआ? एक्सेप्टेंस हुआ। एक्सेप्टेंस होने के बाद वो क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन ऐड हो गई तो वो क्या बन गया? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट बनने के लिए ये सारी स्टेजेस फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं 2F में, जो कि बात करता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की। प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। मतलब एक दूसरे के लिए कुछ। अब इसमें अपन सिंपल रख सकते हैं, ये गया
ये बी है, ए है और ये बी है। बी एक डिलीवरी पर्सन है, फ्लिपकार्ट का डिलीवरी पर्सन है। अभी ये आता है, ये वो डिलीवरी वाला आर्टिकल ए को देता है, ए बदले में उसे पैसे देता है, तो ये होता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, मतलब एक के बदले एक चीज़, ये होता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। 2G, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। मतलब अगर कोई एग्रीमेंट है जिसमें एसेंशियल्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। मतलब मान लो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, तो मतलब अगर एसेंशियल फुलफिल नहीं होंगे तो वॉइड हो जाएगा। अब अपन को ये तो पता चल गया जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है वो वॉइड हो जाएगा, मतलब सेक्शन 10 के उसने एसेंशियल्स फुलफिल नहीं करे तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड। 2H बोलता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी एग्रीमेंट ने अगर सेक्शन 10 की एसेंशियल्स फुलफिल कर दी है तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो सेम है 2G ये बोलता है अगर आपने सेक्शन 10 के एसेंशियल्स फुलफिल नहीं करे जो कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए नेसेसरी हैं, तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा और वो वॉइड हो जाएगा। और अगर आपको किसी भी एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बाय लॉ करवाना है तो आपको सेक्शन 10 के एसेंशियल्स फुलफिल करने पड़ेंगे। अब 2I में आती है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर्स और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या होता है मैं चलो आपको नोट्स के थ्रू बताता हूँ। मान लो ई ने बी से बोला सेल मी योर हाउस, गन पॉइंट करके, गन आई नो मुझे गन अच्छी बनाना नहीं आती है, गन पॉइंट करके, इफ़ यू विल नॉट सेल मी योर हाउस आई विल किल यू, ये बोलता है किससे, बी से, किल यू। तो बी डर के मारे कोवर्जन में क्या करता है, इसे अपना हाउस दे देता है। तो जो बी है उसकी कंसेंट तो फ्री नहीं थी, वो तो नहीं देना चाहता था, बट गन पॉइंट करने की वजह से उसने अपना घर किसको दे दिया, ए को दे दिया। तो अब ये जो बी भाई साहब हैं वो जा सकते हैं कोर्ट में इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए। मतलब अगर जिस पार्टी के पार्ट पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है वो पार्टी उसे वॉइड डिक्लेयर करा सकती है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें एक जो पार्टी होती है उसकी कंसेंट फ्री नहीं होती है, उसके पास हमेशा ये पावर रहती है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को जाके वॉइड डिक्लेयर करा सकती है, इसलिए उसे बोला जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अपन का आई में आ चुके थे, 2I पे आ चुके थे जो कि डील करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से। 2J क्या बोलता है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। अब मान लो स्टार्टिंग में तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, स्टार्टिंग में जो वो कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड था, बट लेटर स्टेज पे जाके वो इन्फोर्सेबल नहीं रहा। मतलब मान लो चेंज इन लॉ, मान लो कि गुजरात में एक एग्रीमेंट हुआ कि मैं आपको लिकर सप्लाई करूँगा, ठीक है। अब गुजरात ने ऐसी एक पॉलिसी ला के रख दी कि लिकर बैन है गुजरात में, तो होगा क्या, वो सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा। अब जैसे ही वो चीज़ सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, वॉइड। तो ये सिंपल वर्ड्स में था इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहे इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।